जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। ईडी और ईसी के मामले में ममता बनर्जी आजकल ऐसी फंसी हुई है, ऐसी स्थिति खराब है कि वो अपने दो फैसलों पर सबसे ज्यादा पछता रही है कि ये मैंने किया तो क्यों किया। पहला, ईडी के मामले में आईपैक के दफ्तर में, प्रतीक जैन के दफ्तर में मैं धावा बोलते हुए क्यों चली गई और कागज क्यों ले आई, क्योंकि अब इसके बाद जो हो रहा है वो इनके लिए जवाब देते नहीं बन रहा। और इसी के मामले में मैं सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंच गई तो थी वहां पर प्रचार करने, तमाशा करने, लेकिन वहां जाना अब इनके ऊपर ही उल्टा पड़ गया है। बुरी फंसी हुई है ममता बनर्जी। और हालत ये है कि ममता बनर्जी के भरोसेमंद वकील, सबसे भरोसेमंद वकील, उनके हर मामलों की पैरवी करने वाले कपिल सिब्बल के पास अब जवाब देते नहीं बन रहा है। वो खुद फंस चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में, इसी के मामले में, ईडी के मामले में। कोई ऐसी बात निकल कर नहीं आ रही है जिससे ममता बनर्जी को कुछ राहत निकाल कर दे सके, जिससे कुछ टीएमसी को फायदा हो सके। और अब यही सब उधेड़-बुन में कपिल सिब्बल सुनवाई के दिन बीमार पड़ गए। आईपैक मामले में सुनवाई थी 10 फरवरी को, जिसमें ममता बनर्जी ने जो एफिडेविट दिया था, बंगाल की पुलिस ने जो एफिडेविट दिया था, उस पर चर्चा होनी थी। इन्होंने जो जवाब दिया था उस पर अब ईडी भी जिरह करने वाला था, तो यानी कि उसकी उधेड़-बुन होने वाली थी, परते दर परते खुलने वाली थी कि जो आपने जवाब दिया है वो जवाब कहाँ ठहरता है आपके पुराने बयानों में, मौजूदा फुटेज में, और ईडी ने जो कहा उसमें। तो अब जब सुनवाई होनी थी तो कपिल सिब्बल हो गए बीमार, अब आ नहीं सकते, बीमार हो गए हैं, तो फिर सुनवाई के लिए समय मांग रहे थे कि ज्यादा समय मिले हमें, थोड़ा बीमार है तो बाद की तारीख दे दीजिए। अब इसमें जज भी क्या करे, तो जज ने हालांकि ज्यादा दूर नहीं गए, 18 फरवरी की तारीख दे दी कि चलिए अब 8 दिन बाद ही आए, ठीक होकर आए। तो अब कुछ समय मिल गया है, जो समय उन्हें चाहिए था। और वकीलों को समय कब चाहिए होता है? जब उनकी तैयारी पूरी नहीं होती, जब उनके पास दलीलें नहीं होती, जब उनकी बातों में धार खत्म हो जाती है, तब बार बार समय चाहिए होता है कि समय मिल जाए ताकि कुछ और ढूंढ सके, कुछ समय तक टाल सके, टालते टालते चुनाव ही आ जाए तो कुछ और अगर हो सके, तो इसीलिए समय मांगा जाता है। बार बार दूसरे केस में देखने को मिला है, चाहे केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो। केजरीवाल के लिए भी हवाला दिया जाता था, समन पर नहीं आ रहे हैं जी, फलाना हमारा प्रोग्राम था उसमें गए थे, मुख्यमंत्री हैं, बिजी हैं। राहुल गांधी के लिए होता है, नेता प्रतिपक्ष हैं और कांग्रेस के बड़े नेता हैं, 28 केस चल रहे हैं राहुल गांधी पर, तो सबको ऐसे ही धीरे धीरे टाला जाता है। अंतिम तक जब तक कोर्ट नहीं कह देता कि अब तो पुलिस पकड़ कर ले आए इन्हें जवाब देने के लिए कोर्ट में, तब तक ये पेश नहीं होते हैं। बड़ी मुश्किल से सुल्तानपुर के केस में पेश हुए थे राहुल गांधी। तो यहाँ पर यही सब बहानेबाजी की जाती है ताकि केस चलता रहे, सालों साल चलता रहे, और फिर लोगों के बीच में हम ये कहते रहे, देखिए तो जी इतने केस कर रखे हम पर और कुछ इससे हुआ क्या, कुछ तो हो नहीं रहा है। कुछ लोगों को क्या पता कि कोई बीमार पड़ के, कोई फलाना कार्यक्रम करके, विदेश यात्रा के नाम पर यहाँ पर सुनवाई टाली जा रही है। तो कपिल सिब्बल ने भी अब सुनवाई टलवाने पर मजबूर हो गए कपिल सिब्बल, क्योंकि ममता बनर्जी ने बयान ही ऐसे दे दिए थे, उनकी पुलिस ने बयान ही ऐसे दिए थे। ईडी को जब जवाब दिया था, ईडी ने जो आरोप लगाए कि इन्होंने हमारी जांच में दखल डाला, हमारा आर्टिकल 32 के तहत एक केंद्रीय एजेंसी, जांच एजेंसी के तौर पर हमारा अधिकार है कि हम स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से जांच कर पाए, हमारे इस अधिकार का हनन हुआ है और हनन किया है ममता बनर्जी और उनकी पुलिस ने। अब इसके जवाब में इनकी पुलिस ने क्या कहा कि नहीं, उस दिन तो जी हमारी तरफ से तो कोई परेशान नहीं किया गया, ममता बनर्जी तो उस दिन आई और उन्होंने जो ईडी के अधिकारी है उनसे कहा कि हाँ फलाना जगह पर हमारे कागज रखे हैं, पार्टी के कागज हैं, तो वो आप उनकी जांच मत कीजिएगा, और ममता बनर्जी चुपचाप चली गई। ममता बनर्जी कह रही है अपने जवाब में कि हाँ मैं गई थी, मैंने कहा कि मुझे उन कागजों तक एक्सेस हमें अलाउ करें, और क्या हमारे वो पार्टी के कागज है, तो ईडी ने हमें एक्सेस दिया वहां तक और उसके बाद में चली गई, हमने कोई नहीं रोका टोका। लेकिन अब यहाँ समस्या इनके लिए ये आ जाती है कि बाहर मीडिया के सामने कौन बोल रहा था
कि ये तो राजनीतिक छापेमारी है, हमारे कागज लेने आए हैं और इसीलिए मैं वो कागज लेकर आई हूँ, मैं वो दस्तावेज लेकर आई हूँ, डिवाइसेस लेकर आई हूँ, क्योंकि वो हमारी पार्टी की रणनीति चुराने आए थे, कैंडिडेट की लिस्ट चुराने आए थे, हरी फाइल लेकर घूम रही थी। फुटेज है, वीडियो फुटेज है कि दस्तावेज उठाकर ले जा रही है। तो जब ईडी ये वीडियो फुटेज दिखाएगी तो क्या कहेंगे कपिल सिब्बल? फिर दूसरी बात, आप अगर कह देंगे कि फलाना केबिन है उसमें हमारे पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, आप उसको मत देखिए या वहां जांच मत कीजिए, तो क्या पुलिस अधिकारी मान लेंगे? जांच के ईडी अधिकारी मान लेंगे? क्यों मानना चाहिए? ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि आपके राजनीतिक दस्तावेज हैं, कि वहां ब्लैक मनी की डिटेल पड़ी है, कि वहां पर कुछ हवाला कारोबार की डिटेल पड़ी है। ये तो तभी पता चलेगा कि आईपैक का जैसे नाम आया है, कोयला तस्करी का पैसा मिला है, वो पैसा एक फर्म के जरिए गोवा के चुनाव में तृणमूल के लिए इस्तेमाल हुआ है। सीधी सीधी कहानी तो ये है। अब इसका ये सब पता चलेगा जांच से। तो यहाँ कोई ऐसा कोई कोर्ट से फैसला ना आ जाए कि आप जो कागज लेकर गए थे उन्हें वापस दो, या जो आपने किया वो सारी चीजें सुरक्षित रखो, या कोर्ट से कोई भी ऐसा बयान ना आ जाए जिससे ममता बनर्जी के लिए परेशानी हो। इसीलिए कपिल सिब्बल जो है बाद में इस केस को लड़ेंगे। अब वहीं इसी का मामला देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट गई थी ममता बनर्जी ये सोचने की अब तो बस यहां से तो एक ऐसा मैसेज जाएगा जिससे बंगाल में सारे वोट मेरे पास पड़ जाएंगे, लेकिन उल्टा हुआ ना। तो अभी बंगाल में लोगों को इन पर ये भरोसा है कि एसआईआर कोई मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है, ममता बनर्जी उनके लिए बड़ा काम कर रही है, और ना ही सुप्रीम कोर्ट में कुछ इनके हक में हुआ। सुप्रीम कोर्ट में उल्टा मामला इनके विरोध में चला गया कि ममता बनर्जी जब वहां खुद मौजूद थी, माइक्रो ऑब्जर्वर्स पर सवाल उठा रही थी, तो फिर चुनाव आयोग ने भी काला चिट्ठा खोल के रख दिया कि इनके यहाँ पर देखिए हमें अधिकारी नहीं दिए जाते, तो हमें केंद्र से अधिकारी लेने पड़ते हैं। यहाँ पर अगर पुलिस को बोलो कोई कंप्लेंट करे, हिंसा हो रही है, हमारे जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर बार बार हमले हो रहे हैं, तो पुलिस इनकी हाथ बांधे खड़ी रहती है। यहाँ पर कुछ ऐसे असामाजिक तत्व है जिन्होंने हियरिंग का नोटिस दिया था, वो नोटिस फाड़ के फेंक दिया, जला दिया, और फिर कहेंगे जी हमें तो चुनाव आयोग ने बताया ही नहीं, नोटिस ही नहीं दिया, और हमने जब इसकी शिकायत की तो पुलिस कुछ नहीं कर रही है। तो यहाँ पर कानून व्यवस्था के भी बुरे हाल है, प्रशासन से सहयोग नहीं मिल रहा है, और ममता बनर्जी खुद भड़काऊ भाषण दे रही है। तब इसके बाद कोर्ट ने सख्ती दिखाई और पूछा कि भाई आप लोग पर्याप्त कर्मचारी क्यों नहीं उपलब्ध करा रहे हैं। तब ममता बनर्जी उनके पास कोई जवाब नहीं था, और फिर उन्होंने आनन फानन में 8,505 अधिकारी इन्हें उपलब्ध कराए। लेकिन जब ये मामला कोर्ट में गया, अधिकारी उपलब्ध कराए हैं, यहाँ तक तो मैं आपको पहले भी मैंने आपको बताया था, लेकिन जब ये चीज कोर्ट में गई, इसकी सुनवाई हुई 8 तारीख को, तब उस दिन देखिए इनके खिलाफ क्या क्या आया है। तब इनके अधिकारी इन्होंने कब दिए, कैसे दिए, किन्हें दिया, इस पर सवाल उठा। चुनाव आयोग ने वहां पर बात रखी। जब इन्होंने कहा जी हम तो दे चुके हैं अधिकारी, अब तो पहले तो कोर्ट ने पूछा इनसे कि आपके ये अधिकारी देने का समय क्या है। 4 तारीख को पिछली सुनवाई हुई थी, आपको ये अधिकारी आपको 5 तारीख तक दे देने चाहिए थे, आपने कब दिए हैं? आपका मेल जा रहा है चुनाव आयोग को 7 फरवरी 12 बजे कि हाँ हम आपको 8,500 कर्मचारी उपलब्ध करा रहे हैं। तो क्या आप सिर्फ एक कोर्ट में आने के लिए कर रहे थे कि खाना पूर्ति हो रही थी, या आपको पहले करना चाहिए था? फिर इस पर चुनाव आयोग ने बताया कि इन्होंने जो अधिकारी दिए हैं वो उस रैंक के अधिकारी नहीं है, पहले तो जो हमने मांगे हैं। यहाँ पर इनके राजनीतिक, ममता बनर्जी के राजनीतिक सलाहकार और पूर्व मुख्य सचिव मनोज पंत भी मौजूद थे। उन्होंने भी कहा कि ईआरओ स्तर के अधिकारी नहीं है। फिर चुनाव आयोग ने पूछा, उनके जो सीनियर एडवोकेट थे उन्होंने पूछा यहाँ कि इन अधिकारियों के बारे में पहले इनको डिटेल देने को बोला जाए कि ये कहाँ पर कार्यरत है और क्या कार्यरत है, मतलब कहाँ पोस्टिंग है इनकी, सिर्फ नाम तो नहीं आ गए हैं, ऐसे अधिकारी है भी कि नहीं, कि आपने कहा कि जी हम तो 8,500 अधिकारी आपको दे रहे हैं, आपने एक सूची दे दी, लेकिन वो वाकई कार्यरत है, मौजूद है, तो ये तो पता चले। फिर इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें जवाब दिया, इनको सीधे सीधे आदेश दिया कि जो कर्मचारी, जो अधिकारी आपने दिए हैं, 8,500 अधिकारी दिए हैं, वो शाम को 5 बजे तक जिला चुनाव अधिकारी के दफ्तर पर रिपोर्ट करें, अपने अपने जिले में रिपोर्ट करें, जिससे कि ये स्पष्ट होगा कि जो अधिकारी दिए हैं वो वाकई में है और वाकई में उनसे काम लिया जा सकता है, और ये भी स्पष्ट होगा कि चुनाव आयोग को मूर्ख बनाने के लिए कम से कम ये नहीं किया गया है। तो ये सख्ती चुनाव आयोग ने की है। और जो ममता बनर्जी कह रही है
कि एसआईआर नहीं होने दूंगी, एसआईआर से मैं किसी का नाम नहीं कटने दूंगी, घुसपैठियों का नाम नहीं कटने दूंगी, वहीं चुनाव आयोग ने, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम एसआईआर में किसी भी तरह की बाधा बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है और इस सभी राज्यों के लिए बोला है कि एसआईआर को ठीक से कराना राज्य की भी जिम्मेदारी है और उसमें किसी भी तरह की बाधा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। चुनाव आयोग को जो जरूरतें हैं, जो मांगे हैं, वाजिब मांगे हैं, उन्हें पूरा किया जाए। ममता बनर्जी को लेने के देने पड़ गए हैं। वो सुनने गई थी कि हाँ एसआईआर से समस्या हो रही है, एसआईआर से लोगों का नाम कट रहा है, चुनाव आयोग को इसमें ढील बरतनी चाहिए, फलाना ढिकना सुनने गई थी, लेकिन उल्टा ही हो गया। और सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस सूर्यकांत थे, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस एनवी अंजारिया, इनकी बेंच थी। उन्होंने साफ कहा कि एसआईआर को ठीक तरह से करना है और इसमें राज्य का सहयोग देना है। अब ममता बनर्जी को सहयोग देना पड़ेगा और इनके चक्कर में फंस गए हैं डीजीपी, क्योंकि जो कानून व्यवस्था की हालत बताई चुनाव आयोग ने और जिस पर कोर्ट भी हैरान था, कोर्ट ने भी हैरानी जताई कि यहाँ कंप्लेंट के बावजूद इतनी बड़ी चीजें हो जाती है, एफआईआर नहीं होती है और बड़े अधिकारियों को दखल देना पड़ता है एफआईआर के लिए। तो इसके बाद उन्होंने डीजीपी को बोला है एक हलफनामा दायर करें इन चीजों को लेकर कि आपके राज्य में यहाँ पे एफआईआर नहीं हो रही, शिकायत दर्ज नहीं हो रही है, तो इसको लेकर एक जवाब दें। अब डीजीपी को कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा और कोर्ट का जवाब मीडिया का जवाब नहीं होता है। कोर्ट का जवाब यानी कि साइंड होता है, हस्ताक्षर करने पड़ते हैं, उसमें आप झूठ नहीं बोल सकते, आपको बस सोच समझ कर जवाब देना पड़ता है। तो यहाँ डीजीपी फंस गए हैं। अब इनके जो ममता बनर्जी ने सब कुछ किया है उसमें इनके डीजीपी, कमिश्नर, ये भी अब कोर्ट में जवाब देते फिर रहे हैं, चाहे इसी का मामला हो, चाहे ईडी का मामला हो। और ममता बनर्जी ये भी चाहती थी कि इनके जो 8,500 कर्मचारी इन्होंने दिए हैं, अभी अधिकारी दिए हैं, उनको तुरंत चुनाव आयोग चुनावी प्रक्रिया में लगा ले, लेकिन चुनाव आयोग ने वहां पर भी ब्रेक लगा दी और कोर्ट को कहा कि हमने जिन्हें अभी रखा है वो ट्रेंड है, उनको प्रशिक्षण दिया जा चुका है और ये अंतिम समय में ला रही हैं। अब अंतिम समय में आप ला रहे हो तो हमें इन्हें भी प्रशिक्षण देना पड़ेगा, इसीलिए हम ये गैर प्रशिक्षित अधिकारियों की बजाय प्रशिक्षित कर्मचारी रखने में ज्यादा बेहतर है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सबको पूरी तरह से खारिज कर दिया जाएगा, हम देखेंगे जो इन्होंने दिए हैं उनमें अगर हमको लगता है कि जो योग्य है उनको हम इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारे काम में ही सहूलियत होगी। लेकिन देखिए एक मामला ये भी है कि ममता बनर्जी ने जो अभी भेजे हैं, चुनाव आयोग उन पर कितना भरोसा करे। यहाँ देख चुके हैं कि इनके ईआरओ और एईआरओ क्या करते हैं। इनके बीडीओ ने अपनी तरफ से कई कर्मचारी भर्ती कर लिए थे, वो खुद ही जो है यहाँ पर सरकार बने हुए हैं। तो यहाँ पर ये जो अधिकारी भेज रहे हैं उनके ऊपर भी पूरी तरह से भरोसा करना संभव नहीं है, इसलिए चुनाव आयोग देखेगा, उन अधिकारियों का बैकग्राउंड चेक कर रहा है, जिनको इस प्रक्रिया में लिया जा सकता है उनको लिया जाएगा, बाकियों को नहीं लिया जाएगा। अभी यहाँ एसआईआर की प्रक्रिया के लिए एक हफ्ते का समय और बढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने समय बढ़ाने के लिए कहा था और चुनाव आयोग ने भी कहा था, क्योंकि अभी कुछ इलाकों में लगभग 1500 ऐसे 15 विधानसभाएं हैं, 1500 नहीं 15 विधानसभाएं हैं जिनमें एसआईआर की प्रक्रिया थोड़ी अभी बाकी है, तो उन्हें पूरा करके उसके बाद एक फाइनल लिस्ट आएगी और फिर ये पता चलेगा कि असलियत में बंगाल में कितने लोगों के नाम कटे हैं, एसआईआर में कितने घुसपैठिए उसमें बाहर हुए हैं और एक शुद्धिकरण के साथ क्या लिस्ट आई है। और इससे पहले लेकिन ममता बनर्जी को अब ईडी और ईसी दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट का सामना करना होगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।